फिर वापस आप यूँ जाओगे, फिर यूँ आओगे, फिर यूँ जाओगे, फिर यूँ आओगे, फिर यूँ जाओगे। तो जब ये तब तक चलते रहोगे जब तक इन सब की टोटल 500 रुपये नहीं हो जाती। आप घर पे करके देख लेना। मैं इतना नहीं चला पाऊंगा ना क्लास में, मैं इशारे में समझा रहा हूँ, अब ये चलता जाएगा। तो आपने तो इस पिक्चर को बहुत छोटे से चेंज किया था, केवल 100 से बदला इसको, और ये जीडीपी पहले 100 से जितना ये चेंज हुआ अपना जीडीपी बदल गया। फिर उसके कारण उपभोग चेंज हुआ, उपभोग बदलने से फिर जीडीपी बदला, फिर उपभोग चेंज हुआ, फिर जीडीपी बदला, फिर ऐसे। तो एक 100 रुपये को जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं जैसे लहरें उठने लग जाती है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जा रहा है, ऐसे हो रहा है। इसको हम कहते हैं फिस्कल मल्टीप्लाई, और बजट से इसका गहरा संबंध है। जैसे इस साल का भी बजट आया तो सरकार ने खर्चों पे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा खर्च, घाटा भी 6.4% के लिए बोला गवर्नमेंट ने। तो पिछले साल का जो बजट था उसमें वो 6.8 बोले थे, तो 6.9 पे रिवाइज किया घाटे को, और उससे पहले 9.5%। मतलब खर्चे ज़्यादा कर दिए उन्होंने, क्योंकि उनको ये इकोनॉमिक्स पता है। और जो वित्त मंत्रालय में जाते हैं तो वहाँ जाकर एडवाइजर बनते हैं, मतलब, और जो नागेश्वर जी हैं वो मतलब, या उससे पहले के अरविंद सुब्रमण्यम थे, और उनसे पहले भी के सुब्रमण्यम, और उससे पहले अरविंद सुब्रमण्यम। ये सब लोग क्या करते हैं वहाँ, एडवाइस देते हैं ना। इकोनॉमिक्स उनका स्ट्रॉन्ग होता है, वो समझाते हैं कि ऐसे करने से आपका जीडीपी बढ़ेगा। तो ये मॉडल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनने का क्या बेनिफिट है, ऐसी राय देते हैं कि किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये फिस्कल मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है सूत्र रूप में ये इस तरह से है। इसके बाद हम लोग जो राष्ट्रीय आय को मापने की नई विधि है, जो यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया इस बार, उसको पढ़ेंगे। फिर वी शेप रिकवरी, और क्या कहते हैं के शेप रिकवरी, और कुछ डेटाज का मैं डिस्कशन आपसे करूँगा। तो अगला हेडिंग लगा लें। भारत में राष्ट्रीय आय मापने की नई विधि, बिंदुवार करेंगे इसको। बस लिखेंगे इसे 2015 में 2015 में लागू किया गया। ये है SNA 2008 पर आधारित। का फुल फॉर्म आपके पास है। जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट मार्केट प्राइस की जगह रियल आ जाता है, और जीडीपी एम पे मार्केट प्राइस। जब आप स्थिर मूल्यों पे निकालते हो तो वो जीडीपी रियल कहलाता है। और यहीं पे थोड़ा चेंज है, तो इसके नीचे नोट लगा के लिखें। अभी और जारी रहेगा, इसी के अंदर नोट है 2015 से पहले। भारत में ग्रोथ रेट, ये मूल्यांकन, रियल जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का प्रयोग,
ये पूछा था यूपीएससी मेंस में 2015 से पहले क्या था, बाद में क्या है। 15 से पहले में इसको यूज करते थे, 15 के बाद में इसको। अभी और लिखना में चौथा पॉइंट लिखिए फोर्थ। ये कहा गया कि भविष्य में जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस को केवल जीडीपी बोला जाएगा, जीडीपी के नाम से संबंधित, लंबा नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट ने बोला, पांचवा लिखेंगे। जीडीपी निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। क्या सूत्र है? जीडीपी इज इक्वल टू सिग्मा जीवी एट बेसिक प्राइसेस। अभी समझाऊंगा मैं आपको। प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस, प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि वस्तु और सेवा क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। वस्तु सेवा पे जो कर लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो ये तो लैंग्वेज है, मतलब ऐसे नहीं की, तो इसी को ध्यान में रखना। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए यही क्या चीज़ है, इसी लैंग्वेज को हम ये भी लिख सकते हैं। ये सूत्र है सिग्मा जीवी। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, समेशन करना। तो अलग अलग क्षेत्रों का जीवीए होता है, वैल्यू एडिशन होती है, मूल्य संवर्धन होता है, उनको जोड़ देते हैं आपस में। जैसे ये इस तरह से होगा। जैसे 3 मोटे क्षेत्र मान लेते हैं, तो एग्रीकल्चर का जीवीए कितना है, तो मैंने जीवीए लिखा और इसके नीचे लिखा एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर मैंने जीवीए लिया इंडस्ट्री का, यहाँ पे लिखा मैंने इंडस्ट्री। फिर मैंने जीवीए लिया सर्विस सेक्टर का, तो मैंने किया जीवीए सर्विसेज। ये अलग अलग क्षेत्रों के जीवीए आ रहे हैं। तो अगर हम इनको प्लस कर दें आपस में, तो ये क्या बन गया? सिग्मा जीवीए। और कमाल की चीज़ एक और आपको समझ आएगी यहाँ पर कि अगर हमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट चाहिए तो उसका जीडीपी नहीं होता है, उसका क्या होता है? जीवीए। पूरे देश की ग्रोथ रेट निकलती है जीडीपी में और सेक्टर वाइज ग्रोथ निकलती है जीवीए में। ये ध्यान देना चाहिए। तो और मैं मौका आने पर आपको बताऊंगा। तो सिग्मा जीवीए का मतलब समझ आया आपको? और इसमें जोड़ते हैं टैक्स, जोड़ते हैं कौन से टैक्स? जो वस्तु और सेवा पे लगते हैं, उनको जोड़कर जो वैल्यू आती है, तो इसका मतलब बेसिक प्राइस के ऊपर जोड़ रहे हो आप। ये बेसिक प्राइस क्या होती है? ये जैसे ये फ़ोन है, तो इसकी जो उत्पादक कंपनी है उसको क्या भाव पड़ रहा है ये फ़ोन, खुद को उसको एक तरह से फैक्टर कॉस्ट मान सकते हो आप। फैक्टर कॉस्ट से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें कुछ प्रोडक्शन की प्रोसेस से रिलेटेड टैक्स होते हैं, वो और प्लस हो जाते हैं इसमें। जैसे मैंने लेबर को कितना दिया, मैंने मतलब क्या कहते हैं, ये लेबर को कितना दिया, पूंजी पर कितना ब्याज दिया, अपने लिए कितना मुनाफा माना, ये सब होने के साथ मेरे स्तर पर कुछ टैक्स होते हैं। जैसे मैं कोई मान लो किराए की बिल्डिंग है, तो उसका रेंट एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो उस पर स्टाम्प लगाने पड़ रहे हैं, इस तरह के टैक्स आ जाते हैं। और ऐसी ही कुछ सब्सिडियाँ होती है जो उत्पादकों को मिलती है, उनको सेट करके ये निकलता है बेसिक प्राइस। तो मोटा मोटा ये फैक्टर कॉस्ट जैसा है समझने के लिहाज से, थोड़ा बहुत टैक्स इसमें एडजस्ट होते हैं। अब अगर आप फैक्टर कॉस्ट में वस्तु पर लगने वाले कर जोड़ दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। मेरे को ये कितने का पड़ा और मैं इसमें प्रॉफिट भी शामिल किया हुआ। अब इसमें मैं इसके ऊपर जीएसटी लगा के आपको दूँ, ये तो मार्केट रेट है। तो आजकल भारत में जीडीपी जो निकलता है वो मार्केट रेट वाला होता है। तो मार्केट रेट में टैक्स जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे टैक्स जोड़ा गया है। और सब्सिडी है तो निकला हुआ नेट है ना, ये नेट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट्स, ये सिस्टम है। ऐसे ये नई विधि है जिसमें ऐसा किया जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों के जीवीओं को प्लस करके सिग्मा जीवीए निकाला जाता है, और वो जीवीए बेसिक प्राइस के स्तर पे होता है। फिर उसमें टैक्सेज प्लस करके इस जीडीपी को निकालते हैं। तो ये नई विधि है। अब मैं कुछ इस विधि को भी ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली हम गवर्नमेंट की शीट पर इसको कैसे देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वो करूँ, कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये हुआ कि जीवीए को आपस में जोड़ दो,
दूसरा क्या सिस्टम है जीडीपी निकालने का, जो हमने पढ़ा कि अगर आप खर्चों को जोड़ दो आपस में, जैसे सी को आई में जोड़ दो, इनमें जीडीपी ये सरकारी खर्च जोड़ दो, प्लस एक्स कर दो, माइनस एम कर दो, तो भी आपको जीडीपी आ जाएगा। और ये जीवीए करके कर दो तो भी जीडीपी आ जाएगा। तो ये खर्चों को जोड़ने से किताबें पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा हुआ रहता है खर्च विधि के आधार पर जीडीपी, उत्पादन विधि के आधार पर जीडीपी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उसको मैं कंफर्म कराऊंगा। एक ये जो लेटेस्ट शीट भारत सरकार ने रिलीज की है, और ये मैं आपको पहुंचा भी दूंगा, मिल जाएगी आपको। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऊपर ही ऊपर पहले तो रीड करेंगे स्टेटमेंट 1, और ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। ये फर्स्ट, कई सारी जगह इनको AE लिख दिया जाता है, AE का मतलब एडवांस एस्टिमेट। और ये कौन से ईयर के एडवांस एस्टिमेट्स हैं, ये 2021-22 के। 21-22 अभी खत्म नहीं हुआ है, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, और आज 4 फरवरी है। तो 21-22 खत्म हुआ नहीं, और ये पहले ही आ गया, तो अग्रिम अनुमान। तो 21-22 में भारत का जीडीपी कितना रहेगा ये बता रहा है। तो अच्छा जीडीपी कौन सा माना जाता है, जो स्थिर मूल्यों पे होता है, 11-12 की कीमत पर। हमारे देश में ये क्या है, आधार वर्ष। आधार वर्ष पे जब आप जीडीपी निकालते हो तो उसके आगे रियल लग जाता है, यानी वही सही जीडीपी है। अब आप देखो इसमें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सीरियल नंबर है, आइटम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वर्ष लिखे हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बॉक्स में आपको पहला आइटम क्या दिख रहा है, ये GVA 8 बेसिक प्राइसेस, इधर बाद में देखेंगे। दूसरा क्या दिख रहा है, नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। और तीसरा क्या दिख रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1+2, 1 ये है, इसने ये प्लस किया। तो अभी आपके सामने क्या सूत्र मैंने रखा, GVA 8 बेसिक प्राइस प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट। तो ये पहले पे था, ये दूसरे पे था 1+2, और ये तीसरा मिल रहा है। तो आप वापस देख लो इसको, GVA 8 बेसिक प्राइस 1, लेकिन नेट टैक्सेस, इन दोनों को जोड़ लेते तो क्या मिल जाता है, तीसरे नंबर का आइटम जीडीपी। तो अभी आपके सामने सूत्र लिखा, और ये भारत सरकार का है, ये मैंने नहीं बनाया, इसमें न दृष्टि ने बनाया। आपकी क्लास में आने से पहले मैंने 4:15 बजे यहाँ फ़ोन किया, मतलब मैसेज भेजा, ये फाइल भेजी, मैंने कहा मेरे को इस फाइल का पेज नंबर 3 चाहिए और 5 चाहिए, ऐसा करके इनको बोला। फिर इसको सेट किया आपके सामने। अब हम इसमें ढूंढते हैं 21-22 को ढूंढते हैं। तो कहाँ नजर आता है आपको 21-22, ये रहा 21-22। अब इधर आप आते हो, इसके सामने आते हो ऐसे, ये फिगर आ रहा है ना ये, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रुपीज करोड़। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, मतलब एक तरह से 147 लाख है, ये 147,53,535 करोड़ रुपए का जीडीपी है 21-22 के लिए, फर्स्ट अग्रिम अनुमानों के अनुसार, और सेकंड अग्रिम अनुमान 28 फरवरी को आएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि 147 लाख करोड़ रुपए का, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपको पता होगा हमारे देश में कितना उत्पादन होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो क्या बताओगे आप, 147 लाख करोड़ लगभग, मतलब 100 ऐसे लगभग बोल दो कि काम चल जाएगा। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आपके सामने लिखी हुई है। अब कुछ विश्लेषण वाली बातें करते हैं, ये बताता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। अब आपको कोई पूछे कि ग्रोथ बताओ इस देश में 21-22 में कितनी ग्रोथ हुई, ये तो जीडीपी था, ये जीडीपी था। ये बॉक्स में क्या दिखता है, लिखा हुआ परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष के ऊपर प्रतिशत परिवर्तन, पिछले वर्ष के ऊपर प्रतिशत परिवर्तन को ही ग्रोथ कहते हैं। तो 21-22 के सामने आओगे तो आपको ये 9.2 दिखेगा। तो 21-22 के लिए ग्रोथ रेट का कितना अनुमान है, 9.2%। कहाँ भारत मंदी में चल रहा था, और 9.2% की ग्रोथ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। और यहाँ देखो इसके पड़ोस में 20-21 के सामने क्या लिखा हुआ है, 7.3 माइनस में, और यहाँ 9.2। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बेस इफेक्ट, वो देखना पड़ेगा। यहाँ देखो ये 9.2 ज़्यादा इसलिए क्यों लग रहा है, क्योंकि आप पीछे के साल पे ग्रोथ देखते हो। तो पीछे का साल, इसके पीछे का साल ये है, और यहाँ जीडीपी कितना दिख रहा है आपको, 135 लाख करोड़ रुपए का, और इसके पीछे कितना दिख रहा है, 145 लाख करोड़ रुपए का। तो जब हम इस साल की ग्रोथ निकालते हैं तो इस पे निकालते हैं, और ये साल कौन सा था, डिप वाला साल था। अगर आपको सही मायने में ग्रोथ देखनी है तो इससे देखो ना, हुआ क्या कि इसमें 145 लाख करोड़ का हुआ, और ये गिर के 135 हो गया, अब वापस लगभग इसके बराबर आ गया, तो आपको इसे लग रहा ग्रोथ है। ये सही मायने में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप मतलब ये जो 145 लाख करोड़ है वो ऐसे चल रहा है, मान लो तो एकदम ऐसे चलेगा नीचे, ये 135 पे आ गए, और अब 147 में आप इससे थोड़ा सा ऊपर है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ग्रोथ इसके ऊपर नहीं निकलेगा, ये वाले वर्ष पे निकलेगा। तो जब आप इसको देखकर और इसको देखकर यूँ देखते हो तो आपको लगता है बहुत ग्रोथ आई है, बहुत ग्रोथ नहीं है भाई, क्योंकि ये मंदी वाला वर्ष है। इसके पीछे आओगे तो हम तो यहाँ थे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ नहीं भी हों और यहाँ पर ही रहें वापस इसके बराबर ही, और इसको आधार बना के देखेंगे तो हमें बहुत ग्रोथ दिखेगी, जबकि हम है वहीं पर। इसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट, बेस नीचे चला गया। जैसे एक बच्चे के किसी साल 100 नंबर आए, फिर अगले साल बीमार हो गया तो 50 आ गए, फिर उसके अगले साल वापस 100 आ गए। तो किसी ने कहा अंकों की ग्रोथ निकालिए, तो अंकों की ग्रोथ आप 50 पे निकालोगे, 50 से 50 की बढ़ोतरी आपको 100% ग्रोथ है, और जबकि उसके नंबर तो उतने ही है जितने पिछले साल के पिछले साल आए। तो इसका कोई मतलब है, जो इस तरह से पढ़ेगा उसी का यूपीएससी होगा, जो इस तरह से नहीं पढ़ेगा उसका यूपीएससी कभी नहीं हो पाएगा, नेवर एवर। इस ग्रोथ को याद रखने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कभी नहीं पूछती है। आप सारे पुराने पेपर उठा लो, क्या ये पूछा हुआ है कि इस साल कितनी ग्रोथ रही, तो क्यों हमारे दिमाग को डस्टबिन बना के चलते हैं।
विश्लेषण इंपोर्टेंट है। हाँ, हम मान रहे ग्रोथ है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी ये दिख रही है। अब इसकी ग्रोथ निकालने के लिए इसको आधार बना रहे हैं, और ये तरीका होता है कि पिछले साल को देखा जाता है। लेकिन आप ये भी देखो कि पिछला साल के साथ पिछला साल अगर ज़्यादा नीचे चला गया तो वो कोरोना की वजह से, अब कोरोना थोड़ी है, एक तरह से है थोड़ा जो भी है, लेकिन इकोनॉमी रिवाइव तो कर गई है ना सारी। तो फिर से हम इसी तरह के ट्रैक पे आगे, लेकिन हमें दिखने में लगा ग्रोथ इतना बढ़ गया है हमारी। तो ये टेबल के बिना बात नहीं बनती, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। एक आपको मेथड की झलक भी मैं दिखला दूंगा, और कई बातें जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊंगा। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये जीडीपी जा रहा है, और 21-22 की ग्रोथ ये है। 20-21 में तो माइनस में रहे थे, तो माइनस आ रहा है। अब और इसको ऊपर खींचते हैं। अभी एक्सपेंडिचर वाले कंपोनेंट है, ये खर्चे हैं सारे जिनकी मैं बात करूँगा, लेकिन खर्चों के हिसाब से भी हमारे देश का जीडीपी उतना ही आ रहा है। इन खर्चों को जोड़ लो तो 147। और ये नहीं किया था मैंने, ये तो बोला बोर्ड पे था, शीट ऊपर नीचे हुई, तो ये गोला वहीं का वहीं रहता है। देखो आप दिखाता हूँ, अभी ऐसे में करूँगा इसको, इस शीट ऊपर चल के गोला अपनी जगह पे बना हुआ है, इसलिए समस्या खड़ी होती है। चलो मैं देखता हूँ इसको कैसे निराकरण करूँ। ये आ गया, देखो इस वाले को मिटा देते हैं, और अब खींच लेते हैं ये। अब बोर्ड हमारा क्या करेगा, ये वैल्यू, ये भी जीडीपी आ रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, ये भी जीडीपी है, बराबर है कि नहीं। तो आप एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते हो ना कि खर्च विधि से जो जीडीपी निकलता है वो उत्पादन विधि से जो निकलता है वो बराबर होता है, और अगर बराबर ना हो किसी कारण से तो भूल चूक लेनी देनी होता है। ये रहा क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में, कैमरे से ना दिख रहा हो बाय द वे, तो ये डिस्क्रिपेंसीज लिखा हुआ है, भूल चूक वाला लिखा हुआ है, डिस्क्रिपेंसीज। तो कई बार जोड़ नहीं मिल पाती है ना, तो उस वजह से। बाकी मैं आपको यहाँ खर्चे दिखाता हूँ। यह प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निजी लोगों का, इसको PFCE कहते हैं, जो हम पढ़ रहे थे C+I+G। ये सरकार का फाइनल कंजप्शन है, GFCE। तो कंजप्शन के दो हिस्से किए गए, प्राइवेट और गवर्नमेंट, राइट। और अब ये आ रहा 7, 8, 9, इसको मैं बॉक्स में कवर करता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बता देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आपको क्योंकि इकोनॉमिक्स का विषय ऐसा ही है। कल की क्लास याद करूँ आप, निवेश मैंने कल DCF पढ़ाया था आपको, वैल्यूएबल, चेंज इन स्टॉक, GFCF। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, फिर आ गया चला गया। फिर तो ये एक ब्रेक लेना पड़ेगा हम लोगों को, वैसे भी ब्रेक का टाइम हो गया, शीट्स फिर से डालनी पड़ेगी इसमें। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर इस पर फिर से बातचीत करते हैं, 10 मिनट बाद। तो हम लोग ये एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये 3 मिला था, 7, 8, 9, ठीक है। ये एक प्रकार से देश में निवेश की स्थिति दिखाते हैं, आई, ठीक है। और ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और सरकार दो तरह के खर्चे कर सकती है, निवेश वाले भी, इसमें प्राइवेट जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। 7, 8, 9 में मतलब सब शामिल है इसके अंदर। तो प्राइवेट लोगों का C आ गया, सरकार का G आ गया, ये I आ गया, तो C+I+G, और ये X आ गया, तो यहाँ पर X करेंगे, और ये M आ गया, तो ये -M हो जाएगा। और इन सब की जोड़ करने के बाद भी अगर टोटल नहीं बने तो हम भूल चूक करके और फिर इसको बराबर कर देंगे। तो ये भूल चूक कितने की हो रही है यहाँ पे, 2,19,999 करोड़ रुपए मिल नहीं पा रहे हैं, मतलब खर्च कम पड़ रहे हैं, और उत्पादन के हिसाब से हमारा GDP ये है, और अगर इसको ना जोड़ें तो अंतर आ जाएगा इसके बराबर। तो जब वो मेल नहीं खा पाता है तो इतनी बैलेंस निकाल के फिर लिख देते हैं, ये भूल चूक हो गई, 147 ले आते हैं मतलब। दूसरा आप ये देखेंगे इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स ये ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोड़े गए हों, लेकिन ये माइनस होते हैं। तो आप इन सबको जोड़ के इनको इसको छोड़ देना, इसको माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम और ऊपर की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई तरह के विश्लेषणों के लिए। एयर इन GDP परसेंटेज है ना, परसेंटेज लिखा हुआ है। तो पूरे भारत की GDP को अगर हम 100 मान लें, ये 22वें नंबर पर आप देखते हो GDP लिखा हुआ है, तो अगर भारत की GDP को 100 मान लें तो 54.8% ये जो है ये प्राइवेट लोगों के कंजप्शन के कारण आ रहा है। अगर प्राइवेट लोग कंजप्शन ना करें तो फिर वो खत्म हो जाएगा, ये मांग के हिसाब से दिख रहा है। तो आप ये सारे प्रतिशत को देखते हो तो सबसे ज़्यादा भूमिका आपको किसकी नजर आती है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन की भारत की GDP में, और ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। कुल मिला के टोटल कंजप्शन आप देखोगे देश में, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये 4 बन जाता है, 0.6 और ये 6, 66.4
परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कंजप्शन का इंडिया में। इसका मतलब भारत कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ कर रहा है, इसको देख के पता लग रहा है। और बाकी आप इन्वेस्टमेंट का स्तर देखेंगे तो ये तीन जुड़ेंगे आपस में, तो ये इसका रोल आ जाएगा। और अगर आप एक्सपोर्ट को देखेंगे तो हमारे देश में कितनी भूमिका इसकी और इंपोर्ट्स की है, लेकिन ये माइनस में रहेगा। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भूमिका मांग के रूप में किस घटक की है, तो सबसे ज़्यादा भूमिका मांग के रूप में कंजप्शन की है। तो भारत जो है वो कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ कर रहा है। और अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें, पहले उसको मिटा देता हूँ मैं। ये ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, ग्रोस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, इनको छोड़ सकते हो आप। अब पॉपुलेशन दिख रही है 25वें नंबर पर, ये पॉपुलेशन यहाँ पर, ये मिलियंस में है। तो भारत की 21-22 में पॉपुलेशन का स्तर यह है, यानी कि 136.9 करोड़ हो गया ये। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, तो 10 का भाग लगाओगे तो 136 करोड़ की जनसंख्या भारत की है। लगभग 137 करोड़ है, मतलब 136.9। तो ये भारत की जनसंख्या और बढ़ रही है लगातार, 1341 मिलियन, फिर 1355, फिर इस तरह से। ओके, अब भारत की प्रति व्यक्ति आय देखनी हो तो ये रही प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा NNI को ही हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये है भारत की प्रति व्यक्ति आय, लेकिन स्थिर मूल्यों पर है 93,973 रुपये 11-12 की कीमत पर। अगर 21-22 की कीमत लाओगे तो इसकी वैल्यू काफ़ी आएगी। मैं करंट प्राइस वाले डेटा नहीं लेके आया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, 11-12 की कीमतों वाले डेटा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से इस टेबल को आप रीड कर सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ, क्या है ये, GVA एट बेसिक प्राइस। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इनका जो उत्पादन है, इनकी जो वैल्यू है वो इससे पता लगेगी, GVA एट बेसिक प्राइस से। अगर हमें ग्रोथ निकालनी है तो इनका हमें यही मिलता है। तो अगर आप इस पूरे को देखते हो, परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कितनी है। तो आप इनके अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी आपको किसकी ग्रोथ रेट नजर आ रही है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसकी दिख रही है देखने में, माइनिंग एंड क्लियरिंग, ये इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो कारण क्या बन रहा है इसका, बेस इफेक्ट, क्योंकि 2021 में डिप मार गया, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। आपको ज़्यादातर ग्रोथ वाले डिप वाले दिखेंगे। अब जैसे दूसरा स्थान अगर आप देखते हो तो ये है 12.5% प्लस में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र भारत का ये, तो इसकी ग्रोथ भी पीछे माइनस में गई हुई है। फिर आप ऐसे बाकी के लिए देख सकते हो, वैसा वैसे नजर आ रहे हैं ये। इससे और आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाई ग्रोथ वाले जो दिख रहे हैं ये भी, इसके पीछे भी माइनस है। अब एग्रीकल्चर की ग्रोथ कई मायने में ग्रोथ है, क्योंकि पीछे भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ थी, बेस इफेक्ट नहीं है यहाँ पर कि 2021 में उत्पादन बढ़ा और बढ़े हुए पे बढ़ रहा है। ओवरऑल अगर आप GVA देखो भारत का तो 8.6 से बढ़ा है, और अगर इसमें टैक्स जोड़ दो तो 9.2 से बढ़ा है, ऐसे ग्रोथ निकलती है, राइट। और 2021 का GVA माइनस में गया 6.2, और ग्रोथ रेट फिर भी हमें ज़्यादा माइनस में दिख रही है 7.3 या 2, तो बाकी टैक्स नीचे गए, ऐसे करके है। और कुल मिला के जो एक्टिविटीज़ है वो 8 है यहाँ पर, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब इसमें हम कहते हैं ना प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, तो इसको आपने घेर लिया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग, तो ये कहलाता है, इसके आगे P लिख सकते हो, यानी प्राइमरी सेक्टर, इसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब 2 3 4 और 5 इनको मिला लेते हो, इसमें माइनिंग भी आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं S, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, कभी कभी केवल इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो दे रखे हैं, और कंस्ट्रक्शन। इसके बाद 6 7 और 8 ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं, तो इनके लिए आप लिख सकते हो T लिख सकते हो, टर्शरी सेक्टर। ये भी क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला प्राइमरी सेक्टर, दूसरे से लेकर 5 तक सेकेंडरी सेक्टर, 6 7 8 तीनों को मिला के टर्शरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हर अलग अलग एक्टिविटी की ग्रोथ दी हुई है, जो थोड़ा बहुत देखकर आइडिया डेवलप कर सकते हो इस तरह से। तो ये डेटाओं के बारे में बातचीत थी, और ये 21-22 के अग्रिम अनुमान है, राइट, इस तरह से। इसके बाद ये शीट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, और यही चाहिए बस आपको, तो इनका काम फिनिश हो गया हमारे लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी इन इंडिया। देखिए भारत में वी शेप रिकवरी देखी गई है। यदि कोई अर्थव्यवस्था
तेजी से, मंदी से बाहर निकलती है, तो इस स्थिति को वी शेप रिकवरी भारत की वी शेप रिकवरी को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उसमें वी शेप रिकवरी को दिखाऊंगा। वैसे मैंने दृष्टि के यूट्यूब वीडियो पर भी इसका डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि मेंस में ये सवाल आया हुआ था, और मेंस में आने से पहले मैं ऑलरेडी इसको दृष्टि के ही 11:30 के ऑनलाइन बैच में पढ़ा चुका था। तो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसको किया आया हुआ है, ये पढ़ा जाना चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं। तो एक डायग्राम हमें बनाना होगा इसको समझने के लिए। इसे 2019 19-20 और 2020-21, राइट। यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ में लिखा 5%, यहाँ लिखा 10%। और फिर ऐसे मैंने नीचे बनाया 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके। ये सब ग्रोथ रेट है, राइट। और फिर मैं तो 2 वर्ष लिए मैंने, मतलब यहाँ पर 19-20 और 20-21, और हर एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इनकी मैं ग्रोथ रेट्स लिखूंगा, ग्रोथ रेट्स प्लॉट करूंगा। तो 19-20 के क्वार्टर फर्स्ट की जो ग्रोथ रेट थी वो 5.4%, 5 है, तो लगभग मैं यहाँ पर 1 पॉइंट बनाऊंगा। फिर 3.6 इस क्वार्टर की, बीच में 2.5 है, यहाँ थोड़ा सा इस जगह पे। फिर 3.3 है, फिर 3 है, फिर क्वार्टर फर्स्ट आ गया ये 20-21 का, ये -24.4 माइनस में, यहाँ कहीं आएंगे हम लोग, राइट।
तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ले जा रहा हूँ ऐसे, ताकि मेरे को प्लॉटिंग में आसानी हो। तो इसके सामने मैं लगभग यहाँ पॉइंट बनाऊंगा, इससे थोड़ा ऊपर, बस थोड़ा ही, ठीक है। इसके बाद 7.4 माइनस में इसका, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ इसी लाइन को, और 7.4 माइनस लगभग यहाँ पे आएगा, 10% है ना ये, तो इसके आसपास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके सामने में मेरे पास कोई स्केल तो है नहीं, मैं अपने माइंड से कर रहा हूँ इसको। और इसके बाद क्वार्टर थर्ड जो है उसमें 0.5 प्लस में आ गया, इसको स्लाइड करते हैं ऊपर, यहीं क्या आएगा 0.5, फिर क्वार्टर फोर में 1.6 आ गया, ये थोड़ा इसको और ऊपर स्लाइड करेंगे, अब इसकी भूमिका हमारे लिए नहीं है। अब मैं इनको लिंक करूंगा, थोड़ा हल्का हो गया पकड़, इसका कलर वो नहीं होगा, ऐसे बन रहा है, लेट अस डू एज इट इज, तो फिर ये हो जाएगा। तो ये क्या हुई, वी शेप बना ना, ये वी ऐसे जाके कितनी स्पीड तेजी से ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं इनके ऊपर ग्रोथ लिखना चाहूँ तो ये 5.4% ग्रोथ है, प्रतिशत नहीं लिख रहा हूँ, ये 3.6 है, ये 3.3 है, 3.0 है, ये -24.4 है, ये -7.4 है, ये 0.6 है, ये 0.5 है, ये 1.6 है, ये वी शेप रिकवरी, राइट। यूपीएससी ने पूछा ना कारण सहित बताइए, तो ये कारण और इससे बढ़िया क्या कारण दे सकते हैं, ये ग्रोथ रेट की इस तरह से तो ऐसा बना है, और बाकी ये जिस वजह से गिरा उसी वजह से चढ़ा भी है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट की वजह से ये डाउन हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दो फैक्टर इसके इस वाले पार्ट के पीछे जो कारक जिम्मेदार थे। उसके पीछे प्राइवेट, इधर लिखता हूँ, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये नीचे चले गए थे। ये कोरोना के अंदर लोगों की इनकम गिरी, और निवेशक निवेश क्यों करेगा जब उसको पता है कि हमारा धंधा चलना नहीं है, लोगों के पास पैसे है नहीं। तो ये दो फैक्टर, और यही दो फैक्टर यहाँ पर अच्छे हो गए जब सरकार ने स्टिमुलस पैकेज वगैरह किया, तो ये यहाँ घूम गए, मतलब ये बढ़ने लगे, ये ऐसे चला गया, और सरकारी खर्च भी बढ़ाया गया, तो भी ये रिकवरी फास्ट हुई। तो इस तरह से अब आप खुद सोच सकते हो कि इकोनॉमिक्स पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही चुनौतीपूर्ण है, और एकाग्रता और इसी में लगे रहने की जरूरत पड़ती है। और मेरी पत्नी ने 2-4 दिन पहले मेरे को बोला ही था कि आपको बस इसी में इतने रम गए कि आपको कुछ और चीज़ें आती नहीं है, मतलब इकोनॉमिक्स में इतना खो गए। तो मेरे डॉक्टर ने बचाव करते हुए कहा कि नहीं पापा को पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा आता है। फिर तो एक बात हुई, अब उसका रास्ता क्या है, अगर हम इतना इसमें नहीं खोएंगे तो फिर क्लास में कैसे काम करते हैं। तो मित्रों, ये हुई वी शेप रिकवरी, राइट। और इसके बाद आजकल और पहले से चला आ रहा है कि भारत में के शेप रिकवरी हो रही है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, आगे मतलब धक्का पहुंचेगा इकोनॉमी को। तो लेटेस्ट टॉक अबाउट के शेप रिकवरी। तो अगला हेडिंग आप लगा लें, ये अच्छा लिखते हैं, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड पे पेन फिसलते रहते हैं तो लेखन गड़बड़ा जाता है कई बार। के शेप रिकवरी, कुछ लोगों के अनुसार भारत में के शेप रिकवरी एक चिंता का विषय है। इस प्रकार की रिकवरी का मतलब पुनरुत्थान होता है, फिर से उत्थान होना। इस प्रकार की रिकवरी में
कुछ क्षेत्र अधिक तेज गति से बढ़ते हैं। और कुछ क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कोरोना महामारी के मामले में फार्मा, हेल्थ केयर, इन्फोटेक एक्सेट्रा क्षेत्र अधिक तेज गति से बढ़े हैं। कई अन्य क्षेत्र पीछे रह गए हैं। ग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसी प्रकार। कुछ लोगों की आय, प्रभुपतियों की आय में अधिक तेज गति से बढ़ोतरी हुई है, जबकि कामगारों आदि आय में कमी आई है। इस रिकवरी को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। मेंस में पूछ सकता है तो पीटी में क्यों नहीं? तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग अगले पेज पे।
इस वाली साइड में तो वो लिखते हैं T0। इस वाली साइड के अंदर मतलब ये जा रहा था, आपके दोनों क्षेत्र गिरे नहीं थे, ये दो क्षेत्र लिए मैंने अलग अलग कलर में, दोनों नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाद ये तो ऐसे चला गया और ये नीचे ही जाता रहा। तो अगर आप इसको ऐसे देखते हो यूँ करके तो आपको के दिखेगा, के जैसा बन रहा है। अगर मैं इस लाइन को बोल्ड कर दूँ तो ये के जैसा लुक देगा। इसको बोलते हैं के शेप रिकवरी। ये अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब हो रहे हैं, समाज में विषमता बढ़ती है। तो मैं समावेशी विकास में आपको बताया था कि समावेशी विकास टिकाऊपन भी लेके आता है। ये विकास टिकाऊ नहीं रह पाएगा क्योंकि अमीर लोग, उनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा होती है और उपभोग उतना नहीं होता है। तो उपभोग के कम पड़ने से मांग कम हो जाएगी और सोशल टेंशन भी बढ़ेगी। तो इस तरह की जो रिकवरी है, इसके माइनस पॉइंट्स क्या है? अगर मैं इसके माइनस पॉइंट्स की बात करूँ, इस तरह की जो रिकवरी है, इसके नेगेटिव बिंदुओं की बात करूँ, एक तो समाज में क्या आएगी? विषमता। दूसरा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सामाजिक तनाव। इसका क्या असर पड़ेगा? इसका समग्र मांग में कमी। चौथा प्रभाव क्या पड़ेगा? धारणीयता, ग्रोथ में धारणीयता की कमी हो जाएगी। तो नंबर क्या ऐसे आ जाएंगे? काम करना पड़ेगा दोस्तों, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। किसी ने कहा ना कि मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, खुद के मरे ही स्वर्ग मिलता है। तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, इस पर आपके नंबर डिपेंड करते हैं। तो चीज़ों को जोड़िए। अब इस बार वी शेप रिकवरी का सवाल किया, तो अगली बार के शेप रिकवरी का आ सकता है। तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे? तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक। तो आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने के मुकाम पे पहुंच चुका है, लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मुझे ऐसा लगता है मैंने पर्यावरण के टॉपिक्स में PHDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ नहीं कराया था। मैंने बोला था कि मैं इसको पर्यावरण के कॉन्सेप्ट के साथ लूँगा, तो वो शायद मैं भूल गया उसको करवाना। तो वो मैं अभी ले लेता हूँ, हालांकि उसकी जोड़ी बननी चाहिए पर्यावरण वाले टॉपिक्स के साथ, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये मैं मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट वाले जो सूचकांक मैंने आपको बताए उनके साथ करवाता हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं वहाँ मतलब आगे करा दूँगा पर्यावरण के साथ, इस चक्कर में वो भूल गया। तो आप अगला हेडिंग लगा लें। PHDI क्या इसका वो होता है फुल फॉर्म? तो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। पूरा तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, फुल फॉर्म हर चीज़ का नहीं होता है। लिखिए इसके बारे में। UNDP द्वारा इसे HDR 2020 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारण पर्यावरण और भूमि पर पड़ने वाले दबाव को HDI में
सकारात्मक रूप से समायोजित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न दो मदों का आइटम होता है, मदों को आधार बनाया जाता है। जो मानव विकास सूचकांक है वो जीवन स्तर को अच्छा मानता है, लेकिन आप जीवन स्तर को अच्छा रखते हो तो ज़्यादा उपभोग करना पड़ेगा। जो लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं उनका जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार मैंने अपनी पत्नी को कह दिया कि जिसके घर में ज़्यादा बिजली यूज होती है इसका मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही अच्छा है। तो कई बार मजाक करने के क्रम में कहती है कि आपने ऐसे बोला था। तो मैं कहता हूँ मैंने कहाँ गलत बोला था। मतलब किसी घर में एसी चल रहे हैं, गीजर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, किचन में मिक्सर चल रहा है, चिमनी चल रही है, इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर रहे हो आप, इसका मतलब आपका जीवन स्तर अच्छा है उसमें। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में आपको इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब अच्छी चीज़ें हैं आपके पास जो रात दिन चलती रहती है, इसलिए आपका पूरा घर एयर कंडीशन है, दिन भर एसी चलता है, रात में भी चलता है, और सर्दी आ जाती है तो हीटर चलते रहते हैं, एयर प्योरीफायर चलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं दिन भर, लाइटें जली हुई रहती है। तो एक डेवलपमेंट की निशानी मानी जाती है, लेकिन उसके कारण हमारे प्लेनेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। किसी के पास ज़्यादा महंगी कार है, वो भारी भी होती है कार, उसमें कई तरह के सामान लगते हैं, वो सामान आए कहाँ से? तो ज़मीन से निकल गए होंगे ना, इस तरह से। तो दो चीज़ें इसमें रहती है, कौन कौन सी है वो मैं लिखता हूँ। प्रति व्यक्ति CO2 का उत्सर्जन, एक साल में एक आदमी कितना CO2 निकालता है, मतलब मेरे एक आदमी औसत रूप, मतलब एक देश कितना CO2 निकालता है, तो जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे तो प्रति व्यक्ति CO2 एमिशन कितना है, इसको इस तरह से समझना है। और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट, मैं भारत की वैल्यू लिखूंगा तो आपको बात पकड़ में आएगी थोड़ी। और इंडिया का CO2 एमिशन प्रति व्यक्ति 2 टन है इंडिया का, एक साल में एक आदमी पर 2 टन के बराबर CO2 निकल रहा है भारत में। और मटेरियल फुटप्रिंट है 4.6 टन। ये इंडिया का मानना है आपको, राइट? ये क्या होता है? तो जो भी हमारा जीवन स्तर, वस्तु और सेवा का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तैयार करने के लिए आप जमीन से कितना माल निकालते हो, जैसे ऑयल कितना निकालते हो ईंधन के रूप में, जीवाश्म ईंधन कितना निकाल रहे हो, और मेटल्स मिनरल्स वगैरह कितने निकाल रहे हो, उनके वजन को देखा जाता है, वो है ये मटेरियल फुटप्रिंट। अब जितना इनका वैल्यू ज़्यादा आएगा उतना ही प्लेनेटरी प्रेशर ज़्यादा है और HDI की वैल्यू नीचे आएगी। तो आप एक नोट लगाएं और हम भारत की स्थिति लिखेंगे, नोट लगाता हूँ और नोट में लिखें भारत की HDI का मूल्य 0.626। तो मानव विकास की HDI की जो वैल्यू है हमारे इंडिया की वो 0.645 कंफर्म कर देते हैं, सही है 0.645। इनकी वजह से ये वैल्यू कम आ गई है। तो ये HDI की वैल्यू है। अगर ये हम ना करें तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू ले लेगा, लेकिन इनको नेगेटिवली सेट करके ये वैल्यू प्राप्त की गई। तो इस तरह से ये तो समय तो गुजरता जाता है ना, चीज़ें साथ में करते जाओ। और अब लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी ऑफलाइन क्लास में, तो फिर से आपके दर्शन होंगे मुझे। आप पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ये टॉपिक पूरा हो चुका है हम लोगों का, इसके बाद में पब्लिक फाइनेंस लूँगा।